तो आज हम लोग आपके चैप्टर वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के नोट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पहला टॉपिक लेंगे दैट इज़ योर क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. So, in which in this topic we have seen that textiles and iron and steel industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. ठीक है, यानी आपके जो क्राफ्ट थे, जो कारीगरी थी और जो आपके उद्योग धंधे थे भारतवर्ष में, उनकी जो स्थिति किस प्रकार की थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है कि जो आपकी टेक्सटाइल्स थी और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, ये सबसे पहले तो कि आपकी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है, आधुनिक दुनिया के एक जो प्रोग्रेस के लिए उसमें इसने सबसे बड़ा योगदान दिया था. ओके, सो इट प्लेड अ क्रूशियल रोल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. और 1850 तक जो है ब्रिटेन को जो है वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसके द्वारा बनाई गई जितनी भी चीज़ें थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग जो जितनी भी कंट्रीज थे सब यूज़ कर रहे थे. ओके, सो हेयर द रीजन इज गिवन ड्यू टू द ग्रोथ इन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, जिस प्रकार से इसके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ था और इसका जिस प्रकार से डिमांड बहुत ज़्यादा था पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए इसको कहा जाता था वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड नाउ नेक्स्ट इज योर मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन. अब इसमें जो मशीनों की नया नया आविष्कार हुआ था, नई मशीनें आ गई थी ब्रिटेन में, तो इससे जो इनका कॉटन टेक्सटाइल्स था उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो ये जो है नंबर वन पोजीशन पे आ गया था ब्रिटेन आपका कॉटन टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन के मामले में मशीनों की वजह से. ठीक है, अब आपका जो इंडियन टेक्सटाइल्स था और आपका वर्ल्ड मार्केट था, ठीक है, इसकी क्या स्थिति थी. सो अराउंड 1750s India was the world's largest producer of cotton textiles, famous for its fine quality and varieties of craftsmanship. आप 1750 की बात कर रहे हैं, तो इस सदी तक जो इंडिया था वो उस वक्त भारत के एक उसके नंबर वन कंट्री में काउंटिंग होती थी. किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए. ठीक है, मतलब भारत के जो सूती कपड़े थे वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे. वो अपनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए जाने जाते थे और उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ के क्राफ्ट्स मिलते थे. ओके, एंड नाउ दे ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. तो भारतवर्ष का पूरे दुनिया में किन किन देशों के साथ उद्योग था, व्यापार था, वो सब उनका नाम आपको यहाँ पे दिया गया है. अब ये जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे, तो इनकी जो एक प्रख्यात थी, मतलब जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध थे, तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था. ठीक है, तो इनके जो कुछ वर्ड थे वो हिस्ट्री में अलग प्रकार से मेंशन है, जिसको आप देख सकते हैं, इट इज़ रिकॉर्डेड. सो लेट अस सी नाउ वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, यानी जो शब्द हैं उससे जो है हमको इतिहास का पता चलता है. तो जो पहला वर्ड है वो है आपका मुस्लिन. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मुस्लिन? See now, European traders first got fine cotton cloth from India, carried by Arab merchants in Mosul in present day ईरान. ठीक है, यानी जो आपके यूरोपियन व्यापारी थे उनको सबसे पहले जो आपका कॉटन क्लॉथ मिला था इंडिया से, ठीक है, ये अरब मर्चेंट से मिला था मोसुल में. ठीक, जो कि आज के टाइम में ईरान के नाम से जाना जाता है. तो इसलिए इन्होंने इसको जो है मुस्लिम नाम दिया. मतलब दे बिगैन रेफरिंग टू ऑल फाइनली ववन टेक्सटाइल्स एज मुस्लिम, यानी जितने भी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई के कपड़े हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी, उसको वो लोग क्या बुलाते थे? मसलिन. नेक्स्ट इज योर कैलिको. अब ये जो पोर्चुगीज़ थे तो सबसे पहले ये आए थे कैलिकट में, केरला के तट पे. ओके, इन द साउथ वेस्ट इंडिया. एंड यहाँ पे ये वैसे तो आए थे मसालों के खोज में, लेकिन मसालों के साथ इनको मिल गया कॉटन टेक्सटाइल्स, और ये कॉटन टेक्सटाइल्स को भी अपने साथ जो है अपने देश वापस ले गए और वहाँ पे इन्होंने इसको नाम दिया कैलिको. एंड दिस कैलिको इज डिराइव्ड फ्रॉम कैली कट. ठीक है, यहाँ से इन्होंने इसका नाम रख दिया था कैलिको, और जो कि डिराइव किया गया था कैलिकट से. सो द कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल्स. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, दैट इज योर चिंस. नाउ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत, अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइंस. ठीक है, टुकड़ा यानी कपड़े का ऐसा टुकड़ा जिसमें कि बहुत छोटे छोटे और कलरफुल फूलों वाली डिज़ाइन बनी रहती है. एंड इट वॉज फेमस फॉर इट्स एक्विस्ट फ्लोरल डिज़ाइंस, फाइन टेक्सचर एंड चीपनेस. और ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि इसकी जो एक डिज़ाइन थी, तरह तरह के इसमें जो है फूल पत्तियों के डिज़ाइन आया करते थे, इसका टेक्सचर बहुत खूबसूरत था, और सबसे बड़ी बात कि ये सस्ते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ योर बंदना. So now let us see what do you mean by bandana.
एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। ठीक है, यानी कोई भी बहुत ही ब्राइट कलर का जो एक अच्छे प्रिंटेड स्कार्फ होते हैं कि जो कि व्यक्ति अपने नेक में या हेड में बांधता है, उसको हम लोग बंदना कहते हैं। ये सब मैंने आपको क्लास में दिखा रखा है, इसके पिक्चर भी मैंने आपको शो किए हुए हैं, तो अगर आप वीडियो पे जाएंगे तो आप लोग इन सबको आराम से देख सकते हैं। तो अभी जो टर्म हुआ है आपका बंधना, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड बंधना, बंधन। ठीक है, बंधन मतलब टाइम, बांधना किसी चीज़ को। सो इट रिफर्ड टू अ वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। मतलब ये जो बंधना है, ये ऐसा कपड़ा था जो कि बांधने और रंगने से, ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है ये बनाया जाता था। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स, यानी हमारे जो भारत की जो टेक्सटाइल्स थी उसकी जो है यूरोपियन मार्केट में किस प्रकार की स्थिति थी। सो नाउ हियर, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। ठीक है, यानी 18वीं शताब्दी की जब शुरुआत थी उस वक्त जो है इंग्लैंड में जो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बस ग्रोथ शुरू हुई हुई थी, यानी नवजात शिशु की तरह अभी वो ग्रो कर रहा था। और उस वक्त जब इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, उसी वक्त जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी उसकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी इनके मार्केट में। ठीक है, तो इससे जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स, उनको बहुत ज़्यादा चिंता हुई। क्यों? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स तो बहुत पॉपुलर हैं, कि मतलब बाहर भारत से जो कपड़े आ रहे हैं उसको तो इतना डिमांड है, सब लोग पहन रहे हैं, तो हम लोग जो यहाँ बैठ के बनाएंगे उसको कौन पहनेगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स। इन्होंने कहा कि अब जो भारत के बने हुए कपड़े हैं उसको जो है आप जो है उसका हम विरोध करते हैं और उसको जो है अब आप हमारे देश में लाना बंद कीजिए। तो 1720 में जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है एक लेजिस्लेशन बनाया, एक कानून बनाया। ठीक है, वो एक ऐसा एक्ट था जिसको कहा गया कैलिको एक्ट। अब इस कैलिको एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, इट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स चिन्स इन इंग्लैंड। मतलब इसके तहत जो है कैलिको एक्ट के अंतर्गत अब जो भी आपका भारत के जो कॉटन टेक्सटाइल थे, स्पेशली चिन्स जो हैं, उनको जब इंग्लैंड में जो है वो बैन कर दिया गया। ठीक है, मतलब अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। नाउ अब इसके पश्चात जब इसको बैन कर दिया, उसके बाद अब जो पहली प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी वो थी आपकी कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, दैट हैज़ ग्रोन अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इनकी ये जो इंडस्ट्री थी ये जो है सरकारी, ठीक है, सरकार की छत्र छाया के अंदर जो है इसकी ग्रोथ हुई। और इसमें फिर इन्होंने क्या किया, जो इंडियन डिज़ाइंस थे उनको इन्होंने कॉपी करना शुरू किया। ठीक है, मतलब उन्होंने उनसे ही ये लोग सीखते थे, वही कॉपीज करते थे उनके डिज़ाइंस और फिर उसको इंग्लैंड में प्रिंट किया करते थे। यानी भारत में जो कपड़े बनते थे उसको इन्होंने अपने देश में आने से तो बैन कर दिया, लेकिन जो उसकी एक क्वालिटी थी, ठीक है, उसकी ये लोग जो है नकल करके अपने देश में उसको छापने लग गए। अब देखिए 1764 में इनका जो कंपटीशन था इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ, जो इनकी चिंता थी, उसी के तहत इन्होंने नई नई खोजें करनी शुरू की कि भाई ऐसा हम क्या करें कि हम इंडियन टेक्सटाइल्स को अपने मार्केट में पछाड़ सकें। ठीक है, तो इसके तहत 1764 में इन्होंने स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया और इसको इन्वेंट करने वाले व्यक्ति थी जॉन कै। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी ट्रेडिशनल स्पिंडल्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और 1786 में जो है स्टीम इंजन आ गया था, तो इसको इन्वेंट करने वाले थे आपके रिचर्ड आर्कराइट। ओके, और इसके वजह से आपकी जो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग थी उसमें बहुत बड़ी क्रांति आई थी। राइट, सुनाओ, इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब इतना इन लोगों के ज़्यादा इन लोगों के कपड़ों में जो भी आपका स्टीम इंजन बन गया, जो स्पिनिंग जेनी बन गई, ठीक है, तो इससे इनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, जो कॉटन टेक्सटाइल वीविंग बढ़ी थी, उसके बाद भी स्टिल द इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। उसके बाद भी भारत के जो कपड़े थे उसकी पूरे वर्ल्ड में एक मांग थी, एक दबदबा था जो कि 8वीं शताब्दी के अंत तक बना रहा। ओके, अब हम देखेंगे हु वेयर वीवर्स, यानी बुनकर किसे कहा जाता था। नाउ वीवर्स बिलोंग टू ए कम्युनिटीज दैट वेयर इज स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। मतलब बुनकर यानी उनकी एक ऐसी कम्युनिटी थी जो बुनाई के लिए ही, मतलब वही वो काम करते थे, वही उनका व्यवसाय था। एंड देयर स्किल्स वेयर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनका ये व्यवसाय जो है वो कंटिन्यू होता रहता था। ओके, अब देखिए, अब ये जो कम्युनिटी थी आपकी वीवर्स की, इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे बंगाल में इनको कहा जाता था तांती वीवर्स। फिर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो यहाँ कहा जाता था जुलाहाज एंड मोमिन। देन व्हेन वी कम टू द साउथ इंडिया, दे वे नोन बाय many names like सेल,
देन काइकोलर एंड द देवांगास। ओके, तो ये अलग अलग नाम हैं आपके जो आपके वीविंग कम्युनिटीज़ के, ठीक है। अब आपका स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कपड़ों की जो कपड़े जो बनाए जाते थे उसके तहत जो है किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरते थे, कैसे आपके कपड़े जो है तैयार होते थे, ठीक है। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेज इट वाज द स्पिनिंग। ओके, स्पिनिंग मतलब इसको कौन करती थी, सबसे ज़्यादा इसको वुमन करती थी। और इसमें ये लोग जो है स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती थी जिसका नाम होता था चरखा एंड तकली, ठीक है, यानी धागे बनाना। धागे बनाने को कहा जाता है स्पिनिंग। ओके, और फिर जब आपका धागा बन जाता था स्पिनिंग के बाद, तो फिर इसको कपड़े, इसकी बुनाई करके इसको कपड़ा बनाया जाता था। ओके, और ये काम था आपका वीवर्स का, और मोस्टली काम किया जाता था पुरुष वर्ग के द्वारा, राइट। अब एक बार जो आपका कपड़ा तैयार हो जाता था तो जिस कपड़े को रंगना होता था, ओके, द कलर टेक्सटाइल्स, द थ्रेड फॉर कलर टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर नोन एज रंगरेज, यानी जिस कपड़े को रंगना होता था तो उसको जो है रंगने के लिए अलग व्यक्ति था, उसको कहा जाता था रंगरेज। अब जो प्रिंटेड क्लॉथ यानी जिस क्लॉथ के ऊपर प्रिंट आने थे, कुछ छापे यानी कुछ अलग प्रकार की डिज़ाइन आती थी, तो उसके लिए जाए जाते थे स्पेशल ब्लॉक प्रिंटर्स, ठीक है। तो ये ब्लॉक प्रिंटर्स जिनका जो नाम था ये कहा जाता था चिप्पी गर्स। ओके, तो अभी ये आपका हो गया स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका देखेंगे हैंडलूम वीविंग प्रोवाइडेड। अब देखिए इसमें जो हम जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं आपकी कॉटन टेक्सटाइल्स के अलग अलग स्टेजेस के प्रोडक्शन पे, मतलब कितने बड़े पैमाने पे बनाए जाते थे और किस प्रकार से पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इससे जो है आपकी जो भारतवर्ष में हैंडलूम वीविंग थी, इसने जो है बहुत सारे इंडियंस की जो है उसको रोजी रोटी का ये क्या था, माध्यम था, ठीक है। बहुत लोगों का घर गृहस्थी सब कुछ इससे चला करता था, ठीक। अब देखिए, अब जब इतने लोग मात्र आपका हैंडलूम वीविंग पे डिपेंड हैं, जब वही काम कर रहे हैं, उन्हीं से उनकी जीविका चल रही है, अगर अचानक से वो डिक्लाइन हो जाए, उसका पतन हो जाए, तब क्या होगा। ओके, सो सेम चीज़ हुई इन लोगों के साथ, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी किस प्रकार से इंडियन टेक्सटाइल जो पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस था, कैसे उसका पतन हुआ। ओके, सो नाउ द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स इन सेवरल वेज। अब ये सीधे जोड़ा जाता है ब्रिटेन में जो आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी उसके ग्रोथ के साथ, यानी जहाँ ब्रिटेन में आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज़ ग्रो करने लग गई, तो बस सीधे उसका एक एडवर्स इफेक्ट जो है भारत के प्रोड्यूसर्स पे पड़ने लग गया। तो किस प्रकार से इसने इफेक्ट किया। सो नाउ इंडियन टेक्सटाइल्स हैड टू कॉम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन एंड द अमेरिकन मार्केट्स। अब क्या हुआ, अब भारतवर्ष के जो कपड़े थे उसकी तो पूरे वर्ल्ड में मांग थी, लेकिन अब जो ब्रिटेन थे वहाँ पे जो कपड़े बन रहे थे वो मशीनों पे बन रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या थी, उनकी क्वालिटी जो है, ओके, वो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन थी, और प्लस वो क्या थे, सबसे बड़ी क्या थी, वो लोग बहुत ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे। इसलिए अब इंडियन टेक्सटाइल को जो है एक बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ गया ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ। ओके, अब उसके बाद क्या क्या था, ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर कि अगर आपको अपने कपड़े हमारे यहाँ बेचने हैं तो आपको बहुत ही हैवी टैक्स पे करने होंगे, तो ठीक है। तो इससे भी जो है भारत के जो व्यापारी थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो अब बहुत आराम से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत महंगा हो गया था ये, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल्स आउस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप। इसका नतीजा देखने में ये आया कि आपकी 19वीं शताब्दी के शुरू होते होते जो आपके कॉटन टेक्सटाइल्स ब्रिटेन में बन रहे थे उसने इंडियन गुड्स को पूरी तरीके से अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के मार्केट से बाहर कर दिया। ओके, अब इसके नतीजे क्या हुए। नाउ thousands of weavers especially of Bengal were thrown out of employment, जैसे कि अभी हमने देखा। ओके, दिस वन हैंडलूम वीविंग प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, ठीक है। इतने सारे लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर डिपेंड थे, तो अगर वो ठप पड़ जाएगा तो उसके बाद क्या हुआ, हजारों की संख्या में जो बुनकर थे उनके काम उनसे छिन गए, और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा बंगाल के बुनकरों पे। ओके, अब इंग्लिश कंपनीज ने क्या किया, इन्होंने जो है इंडियन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। ओके, और इनके एजेंट्स जो आया करते थे बुनकरों के पास, उन्होंने भी अब उनको कमीशन देना बंद कर दिया। ओके, तो अब जो वीवर्स थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बेचारे, इन्होंने बहुत से पिटिशन लिखी, याचिका दायर की ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मदद करने के लिए। ओके, सो बाय 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट, ठीक। अब 1830 तक आते आते तो ब्रिटिश के जो कॉटन क्लॉथ थी उनकी पूरी की पूरी बाढ़ आ गई थी इंडियन मार्केट में। तो इससे क्या हुआ, आपके जो
वीवर्स थे, जो स्पिनर्स थे, इस उनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन इन विलेजेस डूइंग स्पिनिंग रेंडर्ड जॉबलेस। हज़ारों की संख्या में जो औरतें बुनकरी का काम करके, स्पिनिंग का काम करके अपना पेट भरा करती थी, अब उनका काम उनसे छिन गया। ओके, अब इतनी विपरीत स्थितियां होने के बाद भी अगर हम हैंडलूम की बात करें तो वो अभी तक जो है वो जिंदा था, वो पूरी तरीके से मरा नहीं था। तो इसके कारण क्या थे? सी नाउ, अब जो मशीनें होती हैं ना, वो हर प्रकार का कपड़ा नहीं बना सकती। ओके, तो स्पेशली अब अगर हम बात करें साड़ीज़ की, ओके, द साड़ीज़ विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और द क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न्स दैट कैन नॉट बी मेड बाय द मशीन्स, इसको मशीन तैयार नहीं कर पाती थी और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। स्पेशली जो रिच लोग थे और जो मिडिल क्लासेस थे वो इनको बहुत ज़्यादा पहना करते थे। ओके, और नेक्स्ट कारण क्या था कि जो आपके ब्रिटेन में कपड़ा बनाने वाले मैन्युफैक्चरर थे, वो इस प्रकार का मोटा कपड़ा नहीं बनाते थे जो कि भारत में गरीब लोग पहना करते थे। ठीक है, तो यही कारण था जिसकी वजह से आपकी हैंडलूम वीविंग जो है वो जीवित रही। नाउ, लेट 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, अब ये राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, उस वक्त हमारा राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी चरम पे था। तो उस वक्त जो है महात्मा गांधी ने जो है लोगों से रिक्वेस्ट की, अब आप जो है ब्रिटेन से जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं उनको आप बायकॉट कीजिए। ठीक है, जो भी बाहर से इंपोर्टेड टेक्सटाइल्स है उनको आप यूज़ मत कीजिए। आपके देश में जो हाथों से जो कपड़े बन रहे हैं, जो बुनाई के कपड़े बन रहे हैं, उसको आप लोग पहनना शुरू कीजिए। ओके, सो नाउ, खादी बिकेम सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। इसी के तहत जो है खादी को जो है राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का जो है प्रतीक बनाया गया। और जो चरखा था उसने भारत को रिप्रेजेंट किया और इसको इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्रिकलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। यानी यहाँ तक तो हमने देखा कि आपके जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे वो किस प्रकार से डिक्लाइन पे आ गए, वीवर्स और स्पिनर्स के उनके काम छिन गए। ठीक है, तो अब इनके साथ हुआ क्या, यानी इन्होंने जो अपना काम धंधा इनका छूट गया, उसके बाद इनकी ज़िंदगियों के साथ क्या हुआ। ठीक है, सो नाउ मेनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब इसमें से बहुत से बुनकर थे जो कि खेती के काम में जाके मजदूरी करने लगे, और कुछ जो है शहर की तरफ चले गए ताकि उनको कोई काम मिल सके, और कुछ बाहर के देशों में चले गए किसी भी काम की खोज में कि भाई कोई भी काम हमको मिलता है तो हम उसको कर लेते हैं। और कुछ ऐसे थे जो अपना देश छोड़ के प्लांटेशन के काम में चले गए। उस वक्त प्लांटेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता था। ठीक है, तो ये गए थे आपके अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। ओके, और इसमें से कुछ ऐसे हैंडलूम वीवर्स थे जो कि नई नई कॉटन मिल्स जो एस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक है, अहमदाबाद, बॉम्बे, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर में, वहाँ जाके ये लोग जो है काम करने लगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं नई कॉटन मिल्स की जो कि एस्टेब्लिश हुई। अब जो आपकी सबसे पहली कॉटन मिल थी वो आपकी सेटअप हुई थी बॉम्बे में 1854 में, एंड बॉम्बे बिकेम द इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। अब जो बम्बई था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। मतलब यहीं से आपका जो कच्चा माल था, कॉटन था, रॉ कॉटन था, ये भारत से जो है इंग्लैंड और चाइना में भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशनल स्थिति ऐसी थी। ठीक है, इसका लोकेशनल एडवांटेज था बिकॉज इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब इसकी पोजीशन ऐसी थी कि ये भाई वेस्टर्न इंडिया में था और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है काली मिट्टी पाई जाती थी, और काली मिट्टी जो है आपकी सबसे अच्छी मिट्टी होती है कॉटन की उपज के लिए। ओके, सो विद द कमिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इट वॉज ईजी टू गेट सप्लाइड ऑफ रॉ मटेरियल्स। यही कारण था कि यहाँ पे आपकी कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई, क्योंकि यहाँ पे इनको रॉ मटेरियल जो कच्चा जो कॉटन का रॉ माल था वो इनको आराम से मिल जाया करता था। अब हम आगे देखते हैं। सुनाओ, by 1900 over 84 millions were established। ठीक है, अब देखिए 1900 तक आते आपके लगभग करीब 84 मिल्स आपके एस्टेब्लिश हो गई थी आपके बम्बई में। ठीक है, इनको एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? वे थे आपके पारसी और गुजराती बिजनेसमैन थे जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था व्यवसाय के ज़रिए। ओके, तो अब आपकी जो अहमदाबाद में जो सबसे पहली मिल एस्टेब्लिश हुई थी
ठीक है, वही थी आपकी 1861 में। और जब आपकी मिल्स की धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हुई तो फिर आपकी मजदूरों की मांग बढ़ने लग गई। ओके, तो अब इसकी वजह से जो हज़ारों की संख्या में जो आपके गरीब किसान थे, आर्टिसंस थे और आपके एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, वे शहरों की तरफ भागने लग गए ताकि वो मिल्स में काम कर सकें। तो अब इसकी वजह से अब यहाँ पे लोगों को जो है रोज़गार मिलने लग गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया में, उसको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स क्या थी? अब सबसे बड़ी चीज़ अब वही चीज़ थी कि भाई ब्रिटेन से अभी भी कपड़े बन के आ रहे थे, वो सस्ते थे। ठीक है, तो अब इनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। और दूसरी चीज़, भाई जो ब्रिटेन में आपके व्यापारी थे, उन्होंने तो अपने ब्रिटिश से जब गुहार लगाई इंडियन टेक्सटाइल्स को बैन करने की, तो वो उन्होंने बैन कर दिया, कैलिको एक्ट लगा दिया ताकि उनका जो है इंडस्ट्रीज़ था वो ग्रो करे। लेकिन भाई हमारे भारत में किसकी सरकार थी? हमारे भारत में तो कॉलोनियल गवर्नमेंट बैठी थी ना, तो वो आपके लिए क्यों काम करेगी? तो इसीलिए ज़्यादातर कोई भी अगर माँग उठती थी यहाँ के इंडस्ट्रिस्ट के द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, तो ये इसको रेफ्यूज़ कर देते थे और इन्होंने लोकल इंडस्ट्रीज़ को किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं दी थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। अब टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये बनी थी जिस चीज़ से उसको कहा जाता था वुड्स स्टील। अभी टीपू सुल्तान की जो तलवार है, इट वाज एक्सट्रीमली फेमस फॉर इट्स इनक्रेडिबल हार्डिटी, मीन्स ये इतनी ज़्यादा मजबूत थी और इसके जो एड्ज थे, यानी इसकी इतनी शार्प एड्ज थी कि ये पानी की तरह चलती थी, यानी दुश्मन का गला जो है बहुत ही स्विफ्टली काट देती थी, यानी इसकी धार बहुत तेज थी। तो ये क्वालिटी इसमें आती कहाँ थी, कहाँ से आती थी? तो दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। ठीक है, तो इसकी खासियत थी वुड्स। अब इसमें जो आपके फ्रांसिस बुचनन थे इन 1800, ठीक है, तो टीपू ये मैसूर पे अपने यात्रा के लिए आए थे। तो यहाँ पे जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई उसके पश्चात इन्होंने जो है एक पूरा टेक्निक लिखा कि भाई किस प्रकार से आपकी जो वुड स्टील है वो मैसूर में बनाई जाती है। ओके, अभी वुड जो है वो है क्या? सो दिस वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्शन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम वर्ड उरुक्कू, दैट मीन्स स्टील। ओके, तो अभी जो वुड जो है एंग्लिसाइज वर्शन है, अलग अलग भाषाओं में, कन्नड़ वर्ड में उक्कू है, तेलुगु में हुक्कू है, बाकी मलयालम में आपका उरुक्कू है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही, वो है आपका स्टील। नाउ माइकल फेरेडे, अभी ये एक बहुत ही लेजेंडरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी के 4 साल सिर्फ इसमें बिता दिए ताकि वो इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर सकें। ओके, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो इतनी फेमस थी। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी एक वक्त ऐसा आया जब आपकी इतनी फेमस वुड स्टील जो है वो बननी बंद हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण था कि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस था और वो जो है डिक्लाइन पे आ गया। देखिए, इन इंडिया द आयरन स्मेल्टिंग वाज वेरी कॉमन, यानी जो आयरन स्मेल्टिंग थी ये एक बहुत ही आम बात थी भारतवर्ष में उस टाइम। अब बिहार में और सेंट्रल इंडिया में हर जिला, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron। यानी हर किसी के पास जो है अपने ही आसपास के ज़िलों में इतना ज़्यादा डिपॉजिट था, ठीक है, ओर का, जिससे कि वो आराम से अपना आयरन जो है वो बना लिया करते थे। सो द स्मेल्टिंग वाज डन इन फर्नेसेस विच वर ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। तो स्मेल्टिंग जो है ऐसे फर्नेसेस में किया जाता था जो कि मिट्टी का और जो है सूखी ईंटों का बनाया जाता था। एंड द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन। ठीक है, स्मेल्टिंग जो एक ऐसा कार्य था जिसको मोस्टली आदमी किया करते थे। जो औरतें थी वो जो है बेलोज संभाला करती थी। बेलोज मीन्स जिससे जो है एयर को पंप किया जाता था ताकि आपकी कंटिन्यूस हीटिंग प्रोसेस जो है वो चलती रहे। सो नाउ टिल द मिड 19th सेंचुरी द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते आपका जो आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था इसका भी पतन होने लगा। ठीक है, अब बहुत से गांव थे जहाँ पे जो फर्नेसेस थे, जहाँ पे स्मेल्टिंग होती थी, अब इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता था, वो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे और आपका जो आयरन प्रोडक्शन का काम था वो भी अब धीरे धीरे नीचे आ गया। तो इसका क्या कारण था? व्हाट वर द रीजन? सो लेट अस सी द रीजंस फॉर दिस। अब इसका सबसे पहला कारण था आपका जो न्यू फॉरेस्ट लॉ बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कि जो
इन्होंने वन के लिए कानून बनाया था। इसकी वजह से जो लोग थे अब वो जंगलों में नहीं जा पाते थे क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे कि वो लकड़ी कहाँ से लाएं, क्योंकि लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर इनको कहाँ से जलाएंगे, कहाँ से फिर वो स्मेल्टिंग प्रोसेस को कैरी ऑन करेंगे। और कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे इन्होंने एक्सेस ग्रांट की थी, कहा था कि अच्छा ठीक है आप फॉरेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कहा कि आप आइए तो, लेकिन आपको बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिससे कि इनकी इनकम काफ़ी कम हो गई। अब 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन विच लोवर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स। ठीक है, अब चूंकि आयरन स्टील अब जो है ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाने लग गया, इसीलिए अब जो है जो आपका आयरन यहाँ के लोकल स्मेल्टर्स प्रोड्यूस करते थे उनकी डिमांड काफ़ी कम हो गई। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। ओके, नाउ अब देखिए 1904 में आपके जो चार्ल्स वेल्ट थे और आपके जो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और उनके साथ थे आपके दोराबजी टाटा, जो कि जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी के ओर में काफ़ी दिनों तक भटकते रहे। ठीक है, और बहुत भटकने के बाद फिर वहाँ के जो अगेरियंस थे, ठीक है मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन जो अगारियाज थे, अगारियाज आप अपने बुक में देख सकते हैं। सो अगारिया कम्युनिटी थी, उनकी मदद से फिर इनको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और डिपॉजिट मिला, दैट वाज इन राजहरा हिल्स इन छत्तीसगढ़। ओके, और इसको मिलने के बाद फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश की और 1912 में जो है फिर आपकी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुबर्ण लिखा। ठीक है, एंड वॉज सेटअप द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप द जमशेदपुर। अब 1912 में जो है आपकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने जो है स्टील बनाना शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात ये थी, एक भाग्यवश ऐसा काम था कि जब आपकी टाटा और आयरन स्टील इंडस्ट्री जो आपकी स्टील बनाने का काम शुरू किया, उसी वक्त जो है इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटेन का जो स्टील था उसको अपने देश में क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है, इंपोर्ट तो इंडिया कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ जो रेलवे एक्सपेंशन का काम जो था वो भी इंडिया में उस वक्त हो रहा था। तो इसकी वजह से अब इसने जो है एक बहुत ही ह्यूज मार्केट प्रोवाइड किया था रेल्स को। ठीक है, दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड, राइट। अब ठीक उसी वक्त में देखिए संजोग ऐसा हुआ कि 1914 में जो आपकी प्रथम विश्व युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो अब जब ब्रिटेन आपका पूरी तरीके से युद्ध में लग गया, तो अब जो स्टील आपका ब्रिटेन में लगता था अब वो सारा का सारा इनके युद्ध में इन्होंने झोंक दिया। ठीक है, यानी जितनी स्टील बन रही थी वो सारा का सारा कहाँ जाने लग गया, लड़ाई में जाने लग गया। सो द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड। अब स्टील बचा ही नहीं कि वो जो है इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकें, तो इसलिए इसका इंपोर्ट इंडिया में जो है वो घट गया। अब उसके सीधा सीधा असर ये हुआ कि अब जो इंडियन रेलवेज थी, ठीक है, इंडियन रेलवेज में जो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनको कि इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील बन सकता है इस पर बहुत ज़्यादा संदेह था, तो अब वो जो है मुड़ गए पूरी तरीके से टिस्को की तरफ फॉर द सप्लाई ऑफ रेल्स। ठीक है, अब 1919 तक आते आते अब जो आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो 90% स्टील आपका जो है टिस्को का बनाया हुआ खरीद रही थी। ओके, सो ओवर द टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब समय के साथ साथ टिस्को उस वक्त का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन गया आपका ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत। ओके, सो आयरन एंड स्टील एज was iron and steel as well as cotton textiles industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased। यानी सबसे बड़ी चीज़ वो यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दो उद्योग थे, आयरन और स्टील और आपका कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, तो इसकी जो इंडस्ट्री थी वो आपकी इंडिया में तब एक्सपैंड की जब आपका ब्रिटिश इंपोर्ट भारत में डिक्लाइन हो गया। ओके, एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड। यानी जब आपका ब्रिटिश इंपोर्ट भारत में कम हुआ उसके बाद जो मार्केट थी आपकी इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स की वो आपकी बढ़ने लगी। ओके, सो नाउ दिस वाज योर होल चैप्टर्स नोट एंड आई होप आपका पूरा चैप्टर अब कवर हो चुका है। एंड in the videos we have taught you whole chapter line by line, word by word, and the notes have also been provided to you, so I hope so
you don't have any doubts regarding this chapter, and still if you have any problem you can put it in the comment box. और अगले क्लास में हम लोग आपका हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. सो टिल दैट टाइम सी यू. बाय बाय.